साथियों, सबको नमस्कार। वेलकम श्री राम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इतिहास की अगली क्लास में आज पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल जब से हम उच्च माध्यमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश किया था, तब से हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि सल्तनत काल, मुसलमानों का आक्रमण या भारत में जो है एक अधीनता का साम्राज्य शुरुआत हो जाती है। इससे पूर्व जो हमने पढ़ा था कि उत्तर गुप्त काल के पश्चात वर्धन वंश आया और राजपूतों का उदय हुआ और राजपूतों की शक्ति उत्तरी भारत में बाहुल्य थी और वो राजपूत काल के नाम से कहलाया था। लेकिन राजपूत काल में इस्लामी आक्रमण शुरुआत हो चुके थे और इस्लामी आक्रमण कौन कौन से हुए थे वो आपने देखे हैं। लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमारी भारत की राजनीतिक जो एकता थी, अखंडता थी, वो किसी न किसी प्रकार से खंडित हो गई। अब बाहरी आक्रमणों के दौरान किसी न किसी प्रकार से हमारी प्रशासनिक शिथिलता आई, जिसका परिणाम ये निकला कि हमारे ऊपर बाहरी लोगों ने जो है प्रशासनिक रूप से कब्जा कर लिया। हम ये मानते हैं कि अभी जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हम मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तब ये कहते हैं कि हमें कई वर्षों की गुलामी से हमें अधीनता से मुक्ति मिली है। तो वो ये अधीनता कब से प्रारंभ हुई, किसकी हुई थी, क्यों हुई थी, इस पर अगर प्रकाश डालें तो ये यहाँ से दौर शुरू होता है कि भारत की अखंडता यहाँ से विनिष्ट हो जाती है और बाहरी आक्रांता लोग जो है भारत पर प्रशासनिक और राजनीतिक कब्जा जमा लेते हैं। इसी प्रकार राजनीति के साथ साथ धार्मिक प्रचार प्रसार का भी जो है दौर शुरू हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है, आइए हम अध्ययन करते हैं दोस्तों इतिहास की इस क्लास में, जिसका मुख्य विषय है दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल क्यों कहते हैं? इससे पूर्व की क्लास में बताया था कि मुसलमानों के जो आक्रमण हुए थे, अरबी और जो उत्तरी जो गजनी प्रदेश है वहां से जो आक्रमण हुए थे, उस दौरान हमारी जो राजनीतिक स्थिति लड़खड़ा गई थी। और ये जो बाहरी गजनी क्षेत्र के जो मुसलमान थे, चाहे गजनवी हो, महमूद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, इनके द्वारा जब आक्रमण किए गए, लेकिन इनका उद्देश्य प्रशासनिक स्थापना या साम्राज्य विस्तार नहीं था। इनका उद्देश्य था भारत से धन प्राप्ति करके उस क्षेत्र अपने क्षेत्र में राज्य विस्तार करना था। इसी क्रम में उन्होंने देखा है कि भारत में जो एकता की या प्रशासनिक नेतृत्व की है बहुत कमी है, तो उसका फायदा उठाकर उन्होंने जो है भारत पर जो है साम्राज्य स्थापना का जो है क्रम निर्धारित कर लिया। जो महमूद गजनवी आया था, महमूद गजनवी जो था उसका उद्देश्य पूर्णतः धन पाना था। जब वो धन पाकर वापस गया था तब गजनी प्रदेश का जो है वो प्रथम सुल्तान कहलाया था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला या प्रथम राजा कहलाने वाला प्रथम शासक कौन है? वो है महमूद गजनवी। अगर भारत में ये लोग या इनके उत्तराधिकारी लोग भारत में आते हैं और यहाँ के जो विजित प्रदेश के जो शासक बन जाते हैं, वो भी सुल्तान कहलाए। इसलिए सुल्तानों का काल सल्तनत काल कहलाता है और इन सुल्तानों ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली को ही केंद्र बनाया लगभग, इसलिए दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। अभी दिल्ली सल्तनत का काल जो कहते हैं वो कब से कब तक चलता है? तो इसका मोटा मोटा समय जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। अब ये जो समय है, ये फिक्स जो निर्धारित समय दिया गया है, इन दोनों समय में कुछ न कुछ घटना घटी है। 1206 ईस्वी में क्या घटना घटी? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और भारत का जो है एक तरह से निष्कंटक राज्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है। अब यह है कि इधर से 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी, तो 1506 ईस्वी में जो सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, उसको एक बाबर नामक मुसलमान ने इसे पराजित कर दिया था। इस घटना से हमारे राजनीतिक परिवर्तन हो जाते हैं, ऐतिहासिक परिवर्तन हो जाते हैं। इसी बीच का जो समय है वो सल्तनत काल कहलाता है। आइए देखते हैं दोस्तों कालक्रम की दृष्टि से, ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से जो बदलाव आया था कि वो किस प्रकार से हम जो है संगीत कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से हम देखें, ईसा के बाद जो क्रम चल रहा था, उस क्रम के दौरान ये था कि आपने गुप्त काल पढ़ा, गुप्त काल के पश्चात जो है वर्धन वंश पढ़ा और वर्धन वंश के पश्चात जो है अपने राजपूत काल पढ़ा। अब इस राजपूत काल में जो है 1200 ईस्वी में लगभग जो है मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, 1191 और 1192 में। इस समय तराइन के दोनों युद्ध हुए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज पराजित हो जाता है। इसके पश्चात जो है काल जो है लगभग
जो सत्ता शुरू हो जाती है वो किसकी होती है? इस्लामी साम्राज्य की होती है। मुसलमानों का कब्जा शुरू होता है और वो कब्जा कब तक चलता है? वो चलता है दोस्तों 1526 ईस्वी। इस कारण इस काल को जो है क्या नाम दिया गया? सल्तनत काल। अब ये जो सल्तनत काल है दोस्तों, इस दौरान भारत में कई राजवंशों ने अपना शासन करना शुरू कर दिया और वो जो सल्तनत काल का जो दौर गुजरा 1206 से 1526 ईस्वी में, कितने राजवंश थे? 5 राजवंश आए हैं इस दिल्ली सल्तनत काल में। उनका क्रमशः हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला जो अब कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख राजवंश एवं शासक कौन कौन हुए, मैं उनको एक क्रम प्रकाश डाल देता हूं, फिर बाद में एक एक को खोलकर विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 जो है राजवंश हुए हैं। उन्हें 5 राजवंशों का क्रम आपको याद रखना है कि मोहम्मद गोरी के पश्चात जो मुसलमानी शासक आए हैं, सुल्तान आए हैं, उन्होंने अपनी परंपरा और अपने मुख्य राजवंश की गौरव गरिमा के आधार पर नामकरण अभिहित किया है, लिखा गया है और उसकी विशेषज्ञता के आधार पर आपसे प्रश्न भी उसी काल से संबंधित बनते हैं। तो इस सल्तनत काल में प्रमुख राजवंशों में पहला राजवंश कौन सा आता है? उस राजवंश का नाम है दोस्तों पहला मामलूक या गुलाम वंश। अब ये कैसे बनता है इसके विस्तार में आगे बता रहा हूं। इसी प्रकार दूसरा राजवंश बनता है, वो कौन सा है? खिलजी राजवंश। इसी प्रकार तीसरा कौन सा आता है? तुगलक राजवंश। और चौथा जो आता है वो कौन सा? सैयद वंश। और पांचवा जो आता है वो अफगानी लोदी वंश। अब इस राजवंश में प्रथम मामलुक या गुलाम राजवंश में कौन कौन से शासक आएंगे? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये 4 शासक इसके बारे में आते हैं। इसी प्रकार खिलजी राजवंश के जो जलालुद्दीन खिलजी हैं और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों की चर्चा खास इस काल में होगी। इसी प्रकार तुगलक राजवंश में जो इनके संस्थापक हैं तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, इसी प्रकार फिरोज तुगलक, और इस तरह जो फिरोज तुगलक, ये जो लोग आएंगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार सैयद राजवंश में, इनमें सैयद में जो आपके 4 शासक हुए हैं, उन 4 शासकों के जो छोटे छोटे शासक हैं उनकी बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार लोधी वंश के जो प्रमुख शासक हैं 2-3, उनकी चर्चा जरूर करेंगे। जो इसका संस्थापक होगा बहलोल, उसके बाद जो सिकंदर लोधी जो कि काफी खूंखार हुआ है, और इसके प्रकार जो अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी, जिसको कि बाबर ने पराजित किया है, उनकी चर्चाएं होगी। ये मोटा मोटा राजवंश का समय। अब इसमें समय भी निर्धारित किया गया है, बताया गया है कि मामलुक या गुलाम वंश का समय कब से कब तक है, ये फिक्स है दोस्तों। 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई और 1290 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक की हत्या करके जो है जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राजवंश की स्थापना कर ली थी। और उसका भी प्रश्न बना हुआ है, जो इस वंश का जो अंतिम शासक आएगा क्यूमर्स, उसकी हत्या करके जो है जलालुद्दीन खिलजी 1290 में शासक बनेगा। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये खिलजी राजवंश जो है बहुत कम का समय का है, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी का है। लगभग जो है कितने सालों का? मात्र 30 वर्षों में। और 2 ही शासक इसके प्रमुख हैं, लेकिन इसका जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसके बारे में काफी चर्चाएं होती है। राजस्थान के इतिहास में भी इससे प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार तुगलक वंश के जो शासक हैं उसमें जो है फिरोज तुगलक, और जो इसका जो पहले वाला जो शासक है जिसे हम पागल बादशाह कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सैयद वंश का कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं, इनका शासनकाल जो है 1414 से लेकर 1451 तक ही है। और अफगानी शासक में इन 3 शासकों की चर्चा विस्तार से भी होगी। तो इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश हम लेके आ रहे हैं, वो कौन सा राजवंश होगा साथियों? वो राजवंश होगा मामलुक या गुलाम वंश। प्रमुख शासकों में जो मैं पहला आपको लेने जा रहा हूं वो आएगा मामलुक वंश। मामलुक वंश, या इसको एक दूसरा नाम और कहते हैं जिसका नाम है गुलाम वंश। कैसे पड़ेगा या किस प्रकार से ये चर्चा में आया है वो देखते हैं दोस्तों। कि ये जो मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया था, गोरी का आक्रमण के पश्चात की घटना है। गोरी का आक्रमण
का जो दौर चलता है उसमें प्रमुख रूप से जो आक्रमण हुए हैं 1191 और 1192 में। हालांकि इसके आक्रमण और भी हैं 1194 और 1206 इस क्रम में आक्रमण होता है। लेकिन हम ये जो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट जाता है वो 1192 में। इस युद्ध का नाम कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें कौन कौन जो युद्ध करते हैं? गौरी और पृथ्वीराज। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, इसमें है गौरी जीत जाता है। जीत जाता है तो कौन से प्रदेश में ये काबिज हो जाता है उसका मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये गौरी यहाँ गजनी प्रदेश से आता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? मात्र धन पाना। अब इस गजनी के कारण ये भारत में यहाँ पर आ जाता है। जयचंद इसको सहायता देता है और ये इस क्षेत्र में यहाँ हरियाणा के आसपास आकर अपना कब्जा कर लेता है। अब जहां से गौरी आता है इस प्रदेश को जीतने के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने गजनी प्रदेश ले जाता है और इस क्षेत्र में जो है जो जीता हुआ प्रदेश है उसका केंद्र जो है किसको बनाया गया? केंद्र जो बनाया गया वो लाहौर है और लाहौर को बनाकर इस प्रदेश का शासक जो है किसे बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका गुलाम था लेकिन श्रेष्ठ सैनिक था। अब सैनिक था तो इस क्षेत्र का प्रशासक भी इसे नियुक्त किया गया और प्रशासक नियुक्त किए जाने के पश्चात जो है अब जो है इशारे से काम करता था मोहम्मद गौरी के। लेकिन भारत का प्रशासक जो उस समय कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पर बात आती है कि जब यहाँ पर जयचंद ने जो इस कुतुबुद्दीन ऐबक को परेशान किया तो 1194 में आया और चंदावर के युद्ध में जो है उससे जयचंद को क्या किया? पराजित किया। जयचंद की हत्या करके पुनः लौट गया। फिर 1206 में फिर भारत के इस क्षेत्र में जो खोखर जाति जो है उनका दमन करने आया था, तब उस खोखर जाति ने इनका क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी। किसकी? मोहम्मद गौरी। तो लेकिन भारत का जो है इस समय प्रशासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ से जो एक साम्राज्य की जो है कच्ची नींव रखी जा रखी थी। अब इसका जो है हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि पहला वंश है जो मामलुक वंश या गुलाम वंश कैसे पड़ा, तो इसी दरमियान बात आती है कि ये जो कुछ साम्राज्य की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी का गुलाम होने के कारण ये साम्राज्य की नींव रखने जा रहा है। आगे जो है सुल्तानों का शासन शुरू होगा, इसलिए ये गुलाम वंश कहलाता। एक और बात, गुलाम वंश के जो आगे वाले जो उत्तराधिकारी होंगे, चाहे रजिया हो चाहे बलबन हो ये या इल्तुतमिश हो, ये किसी न किसी प्रकार से जो है डायरेक्ट हम कह सकते हैं मोहम्मद गौरी के गुलाम तो नहीं थे, लेकिन ये किसी न किसी प्रकार से कुतुबुद्दीन में ऐबक के हो सकते हैं या इल्तुतमिश के जो हो सकते हैं अधीनस्थ रहने के कारण इसकी परंपरा में जो भी शासक होंगे वो गुलाम वंश के शासक होंगे। एक दूसरा बात आता है मामलुक वंश। क्यों कहते हैं मामलुक? इसलिए कहते हैं साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तो जरूर था गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। लेकिन इसके जो माता पिता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के वो गुलाम नहीं थे और नहीं होने के कारण वो स्वतंत्र थे, अपना जीवन यापन जैसे भी थे वो कर रहे थे। लेकिन स्वतंत्र माता पिता की संतान अगर गुलाम होती है तो उसे जो है संज्ञा दी जाती है मामलुक के नाम से। अब इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये राज्य का संस्थापक होने के कारण ये क्या है? मामलुक कहलाता है। स्वतंत्र माता पिता की जो है गुलाम संतान मामलुक कहलाती है, इसलिए वंश का नाम क्या पड़ा? मामलुक वंश। आइए दोस्तों देखते हैं इस गुलाम वंश या मामलुक वंश में जो है कौन कौन शासक होते हैं। हम गुलाम वंश की चर्चा करने जा रहे हैं और गुलाम वंश जो है इस या मामलुक वंश जो है इसका समय कितना निर्धारित किया गया दोस्तों? वास्तविकता में देखें 1192 के बाद प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था। यहां से लेकर 1290 ईस्वी तक की बात कर लें या वास्तविक जो ऐतिहासिक समय जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का समय आता है। क्लियर? अब इसमें जो भी राजा होंगे वो गुलाम होंगे और वो गुलाम शासक कौन कौन है जिनकी चर्चा इस वंश में की जा रही है, उसमें पहला जो आता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा आता है इल्तुतमिश। तीसरा आते हैं रजिया सुल्तान और चौथा जो आता है वो है बलबन।
इन 4 शासकों की विशेषकर चर्चा करते हैं। बीच बीच में जो है कुछ समय के लिए कुछ शासक आ जाते हैं, लेकिन उनका विस्तार से जो है प्रश्न नहीं बनता है। बड़ी कक्षाओं में बड़े स्तर पर जो प्रश्न पूछने की संभावना होती है वहां चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ पर आता है कि इस मामलुक वंश में मोटे मोटे आपको 4 शासक याद रखने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। अब उसमें से जो पहला आता है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम इस राजवंश में जो पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका साम्राज्य या राज्य की स्थापना जो होती है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। अब आप कहोगे कि सर 4 साल में ही शासन किया गया, लेकिन इसका प्रशासनिक अधिकार 1192 से भी था। यहाँ से लेकर जो 1210 ईस्वी तक इसने शासन चलाया है। तो इसके बीच की क्या घटनाएं हैं, क्या इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी है, एक एक राजवंश और एक एक शासक के बारे में, या उसकी जो उपलब्धियां हैं, या उसके बारे में जो ऐतिहासिक चर्चा है, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न बनने की संभावना है, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आते दोस्तों पहला जो शासक है जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मोटे मोटे प्रश्न आए हैं, आ सकते हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। शासन काल देखें 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक का। सबसे पहले ये बताया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ये स्वतंत्र माता पिता की जो संतान था, और लेकिन दास किसका था? वो कई परंपरा में, क्योंकि गजनी प्रदेश में दास प्रथा प्रचलित थी, गुलाम जो है दासों का खरीद फरोख्त होती थी। काजी के माध्यम के द्वारा मोहम्मद गोरी को ये के द्वारा खरीद लिया गया। धीरे धीरे इसे अश्वशाला का प्रधान और सैनिक प्रधान बना दिया गया, और विश्वास पात्र होने के कारण अपने भारत अभियान के तहत इसे भी भारत लाया गया। और भारत में जब ये विजित प्रदेश के अधिकारी बन जाता है तो इसको स्वामी नियुक्त करके गौरी वापस पुनः प्रदेश लौट जाता है। इसी प्रकार ये दास जो है ये तो खरीदा हुआ था, लेकिन स्वतंत्र माता पिता की संतान होने के कारण क्या कहलाता है? ये मामलूक कहलाता है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अफगान गजनी प्रदेश में जन्म लिया था, और वहां से जो है वो गौरी के पास पहुंचा। इसका वास्तविक नाम ऐबक है, और ऐबक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान अर्थ होता है। प्रारंभ में सैनिक अभियानों में सैनिक प्रशिक्षण के दौरान जो है गौरी का विश्वास पात्र बन गया, और अंत में क्या बन गया? इसका एक सेनापति के रूप में नियुक्ति प्राप्त करी। भारत अभियान के दौरान ये प्रमुख सेनापति बन के आया था, और सेनापति के दौर में इससे जो है जो लाहौर और उत्तरी भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो जीता गया, इसका अधिपति से बना दिया गया था। एक ये रूपवान, जो चंद्रमा के समान रूपवान भी था, ये भी बताया गया था। जब इसे लाहौर को अपना केंद्र मानकर इसे प्रशासक नियुक्त किया गया, तब उस लाहौर की जनता को उसने कई लाखों का दान दिया। क्यों? क्योंकि भारत की जनता, हिंदू जनता जो है विपरीत धर्मी के जो है उसका विद्रोह न कर दे, बगावत न कर दे। इसी कारण लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा गया है। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा के समान। ये प्रश्न बनता है, एक ये होता है लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। इसी प्रकार आगे चलें कि इसने जो है गौरी के रहते कौन कौन से युद्धों में साथ दिया भारत में। तो जब ये अभियान चल कर रहा था, तब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जीत तो 1192 वाली हुई थी, जो तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। लेकिन 1194 में जो है 2 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध? एक तो मोहम्मद गोरी जो है जयचंद को पराजित करने आया था, उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। जयचंद की हत्या करने के बाद ये भारत का निष्कंटक शासक हो गया, और उसके बाद जो इसी दौरान 1194 में राजस्थान पर इसने आक्रमण किया था। और राजस्थान पर आक्रमण कहां पर किया था, उसकी घटना आपके सामने बताता हूं साथियों, कि राजस्थान में आक्रमण करने का उद्देश्य भी क्या रहा है और किस प्रकार की परिस्थितियां आई, ये राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी। क्या
कि लाहौर को इसने राजधानी बना रखा है और लाहौर से जो है इसने पहला युद्ध जो जैसे चंदावर का युद्ध लड़ा। इसके बाद जो मोहम्मद गोरी तो वापस पुनः अपने प्रदेश गजनी चला गया। लेकिन अब भारत में जो सीमांत राज्य थे, वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी अजमेर। दिल्ली वाला प्रदेश जो जयचंद चाहता था उसको तो हत्या करके ये प्रदेश तो अपने में मिला लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जो उसने जो है उसी समय देखा कि जयचंद अब मारा गया है, तो जो अधीनस्थ राज्य हैं वो जो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जो है अजमेर में भी उसने जो है दूसरा आक्रमण किया। और वो अजमेर में आक्रमण का कारण क्या था वो आपको बताता हूँ। क्या है कि अजमेर का शासक जो था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी उसे अधीन बंदी बनाकर जो है काबुल ले गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर जो विजित प्रदेश है, यहाँ का अगर उत्तराधिकार में गुलाम की तहत जो शासन मिलना चाहिए वो पृथ्वीराज के पुत्र को मिलना चाहिए था। और उसके पुत्र को जो नाम था वो कौन था? अजमेर जो पृथ्वीराज का जो पुत्र का नाम था उसका नाम था गोविंद राज। गोविंद राज्य को ये इसकी अधीनता स्वीकार करने या इसके अधीन से साम्राज्य चलाने के लिए तत्पर था। लेकिन इस बीच में एक राजनीतिक तख्ता पलट क्या हुआ कि गोविंद राज का जो चाचा था जिसका नाम था हरिराज, या पृथ्वीराज चौहान का भाई था हरिराज। अब इसने क्या किया है कि गोविंद राज की अपेक्षा उसका साम्राज्य छीन कर हरिराज ने कब्जा कर लिया। हरिराज ने कब्जा कर लिया तो इसकी जो अपील है सुनवाई के लिए जो गोविंद राज ने जो है किसको फरमान भेजा, किसकी सहायता मांगी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कि परिस्थिति के अनुसार जो है साम्राज्य मेरा होता है और मुझे मिलना चाहिए। इसी दौरान जो है इसने मौका देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो है सेना अजमेर की तरफ बढ़ा दी। चाहता भी था कि अब लाहौर से जो है नियंत्रण रखना, सीमांत क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। इस कारण वो सेना लेकर मध्य साम्राज्य के मध्य की ओर चला और उस पर अपना जो है प्रशासनिक जो है ढांचा मजबूत करना चाहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पहुंचा कब? 1194 में। और उसमें जो है किसको पराजित किया? पृथ्वीराज के भाई हरिराज को पराजित करके जो है वहां के साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा तख्ता पलट होता है। क्या कि जब ये 1194 में अजमेर में आक्रमण करने के लिए आया था तब इसने महत्वपूर्ण काम क्या क्या किए थे। एक तो ये किया था कि हरिराज को पराजित करके ये यहाँ पर जो अजमेर में खुद ने कब्जा कर लिया और गोविंद राज को जो है कहाँ का जो है रणथंबोर की जागीर देगी। रणथंबोर की जागीर किसे प्रदान की गई? ये दी गई गोविंद राज को। और गोविंद राज जो इसका पृथ्वीराज का पुत्र था। यहाँ पर रणथंबोर में जो है इसकी चौहानों की जो शाखा विकसित हुई वो गोविंद राज के द्वारा हुई और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है। दूसरा, अजमेर में जो है अपनी राजधानी बनाने के लिए तत्पर था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर जो प्राचीन जो विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़कर 2.5 दिनों में जो झोपड़ा बनाया गया उससे कहते हैं दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये किसके द्वारा बनाया गया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और अपने राजमहलों के निर्माण की तहत प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन ये प्रशासनिक रूप से जो फिट नहीं बैठ पाया, उसकी या विचारधारा या उसका बदल गया। इस कारण उसने अपनी राजधानी बनाने का जो है मूड कैंसिल किया और वह पुनः लाहौर लौट गया। इस प्रकार से 2.5 दिन में जो बना ढांचा क्या कहलाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है। ये दो प्रमुख घटनाएं जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा घटी गई थी। जब इसने जयचंद को पराजित करके दिल्ली वाला क्षेत्र अपने में कब्जे में किया था तब इस दौरान क्या हुआ कि इसने दिल्ली में जो यह दिल्ली वाला प्रदेश है इस दिल्ली में है 2 काम कराए उसने। क्या? एक तो दिल्ली में एक पाठशाला या मदरसा स्थापित किया और दूसरा जो काम है वो क्या किया था कि बख्तियार काकी के नाम से जो एक सूफी संत थे, चिश्ती संत थे, उनकी याद में जो है उसने एक मीनार का निर्माण कराया था। इस मीनार का नाम है कौन सी? कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य शुरू किया था, और कुतुब मीनार का जो निर्माण या पहली जो मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनेगी। हालांकि पूरी जो मीनार है वो इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित की जाएगी, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माता किसे मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। अब ये इसके पीछे क्या है कि मदरसे के आसपास जो है इस्लामी लोग या धार्मिक लोग इकट्ठे रहे, और ये कुरान में ज्यादा रुचि रखता था। कुरान की आयतें इसको कंठस्थ थी, बहुत अच्छी सुरीली आवाज में ये कुरान की आयतें गा लेता था, लोगों को सुनाता था, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इसके कारण इस कुतुबुद्दीन ऐबक की एक उपाधि जो है वो भी प्रसिद्ध है। वो क्या? कुरान की आयतें कंठस्थ होने के कारण इसे कुरान खां भी कहते हैं। कुरान खां की उपाधि से दी गई थी। और कुतुब मीनार बनाने का उद्देश्य भी था कि धार्मिक जो क्रम है नमाज पढ़ने के लिए लोगों को अजान देने के लिए ऊंची मीनार पर चढ़कर लोगों को हम बुला सकें, अजान दे सकें, इसलिए उस मीनार का निर्माण कराया जा रहा था। तो इस लेकिन क्या होता है कि जब इसे निर्माण कार्य शुरू हो रहा था, उस दौरान जो होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में ही प्रवास करता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मुख्य जो पेशा था या शौक जो था वो था पोलो खेलना। पोलो का मतलब होता है कि घोड़े पर बैठकर जो है हॉकी खेलने के गेम को पोलो कहते हैं। इस पोलो खेल जो खेला जाता है, इसके दौरान जो है दिल्ली में रहते हुए 1210 ईस्वी की घटना है। इस दौरान ये पोलो खेल खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से इस कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पोलो है या इसे इसमें अरबी भाषा में इसे चौगान भी कहते हैं। चौगान या पोलो खेल खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई है? तो ये आता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब मृत्यु होती है? 1210 ईस्वी में आता है। अब 1210 ईस्वी में जब ये मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में एक राजनीतिक रूप से प्रश्न आते हैं कि ये जो मरा था, जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो ये क्या बताओ, स्वतंत्र था या गुलाम था? क्योंकि गुलाम वंश चल रहा है। तो इस गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो चर्चा आपसे पूछी जाती है, 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक तो ये पूर्णतः क्या था? गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का। लेकिन 1206 ईस्वी में जब ये मोहम्मद गोरी मर जाता है, तो 1210 ईस्वी तक जो है किस प्रकार से इसने शासन शुरू किया था? क्या ये सुल्तान कहलाया? क्या नहीं। गुलाम होने के बाद अब 1206 ईस्वी में गुलाम होने के कारण इस राजवंश को सुदृढ़ करना चाहता था, मजबूती प्रदान करना चाहता था, इसीलिए इसे गुलाम वंश का क्या बोलते हैं? संस्थापक कहते हैं। एक दूसरा ये बात आती है कि चाहता तो जो धर्म के खलीफा होते हैं या अपना राजा जो है, या तो वो दासता से मुक्त कर दें, या जो खलीफा धर्मगुरु हैं वो अगर इसे मुक्त कर दें तो इसे स्वतंत्र सुल्तान कहा जा सकता था। लेकिन ये स्वतंत्र होने का खुद ने प्रयास ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जैसे श्रेष्ठ या सबसे बड़ा सेनापति था, लेकिन इसके समानांतर जो है मोहम्मद गोरी के और भी सेनापति थे। कुबाचा जो है या जो इसके साथ मिलने वाले जो दूसरे लोग सेनापति थे, वो यालदोज है, कुबाचा है, ये इसके प्रतिद्वंदी बन गए थे। वो भी चाहते थे कि जितना अधिकार ऐबक का है उतना अधिकार हमारा भी है। इस कारण अगर ये स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर देता है तो वो भी बागी होकर उस राज्य में से जो है इसकी खिलाफत करने के लिए आतुर थे। इसलिए इसने जो है अधीनता पत्र प्राप्त नहीं किया और अपने आप को जो है गुलाम के रूप में ही, एक शासक के रूप में ही, अधीनस्थ शासक के रूप में ही भारत का संचालन किया है। चाहते हुए भी उसने अधीनता से यह मुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया था। तो अंत तक भी जो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, तब तक भी ये क्या कहलाता था? गुलाम था, और अंत में तक गुलाम रहा। इसलिए इसे गुलाम वंश पूर्णतः कहा जाता। लेकिन अब जो इसके अनुवर्ती जो आएंगे वो शासक भी इसके या ऐबक के गुलाम रहेंगे, इसलिए आगे का राजवंश भी कौन सा चलेगा? गुलाम वंश ही चलेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी का माना जाता है। प्रशासनिक रूप से 1192 के उसके पास आ जाता है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, चंदावर का युद्ध है, अजमेर का युद्ध है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो राजस्थान की या भारत की जो
पहली क्या कहलाती हैं दोस्तों? मकबरा भी कह सकते हैं इसे, और या इसे कह सकते हैं कि इस्लामी कला का प्रथम नमूना भी कह सकते हैं। ढाई दिन जो राजस्थान के इतिहास की जो कला स्थापत्य कला पढ़ेंगे उसमें भी मैं इसको विस्तार से बढ़ाऊंगा। अब इससे जुड़ी हुई बात जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से, वो है चिश्ती संत, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में चर्चा भी आती है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे अगली क्लास में। और उसी से जुड़ा हुआ जो गुलाम वंश का अगला शासक आएगा सबसे प्रमुख इल्तुतमिश, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विश्राम करते हैं साथियों। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपनी मंजिल दूर नहीं है, बस कदम से कदम बढ़ाते चलो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।